क्लास 11th बेटा आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीन इज नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो वहाँ से इलास्टिक लिमिट का हमें पता चल जाता है कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो है अगर स्ट्रेस आप बढ़ा देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता है। तो उसी तरह से अगर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट पता है तो हम उस मशीन जिस मटेरियल की भी बनी हुई है उस मशीन में हम उससे ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो नहीं अप्लाई करते ताकि वो मशीन जो है वो डैमेज होने से बच जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है, द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप्स used in the crane to lift or move heavy weight is decided on the basis of the elastic limit of the material। तो जो क्रेन्स की रस्सियाँ होती हैं वो कितना वजन उठा सकती हैं, या अगर हमें वजन का पता हो तो हमें इसको कितना मोटा रखना है, तो ये भी इसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ही पता चलेगा। उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है, मैक्सिमम कितना वो लोड उठा सकती है स्ट्रिंग, तो वो किसके बराबर होगा। एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम निकाल लेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है, और स्ट्रेस किसके बराबर होगी, जितना वजन उसने उठाया, विच इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें पता है कि हमने 10 क्विंटल या 10 टन या जो भी आपके पास लिमिट है कि हम इतना वजन उठा सकते हैं, इतनी स्ट्रेस जो है हमें इतना वजन हमने उठाना है, तो उस हिसाब से स्ट्रेस हमें पता है कि उस मटेरियल की कितनी है, रस्सियों की स्ट्रेस कितनी है, तो हम आर निकाल सकते हैं कि हमें कितनी मोटी रस्सी जो है वो चाहिए इस वजन को उठाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। ये बेटा हम इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको करने के बाद इस टॉपिक को करेंगे। देन इसके बाद है इन डिजाइनिंग द बीम फॉर इट्स यूज टू सपोर्ट द लोड। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से बीम है, आप कह सकते हो कोई एक मटेरियल जो बीम का है उसको अगर वजन डालते हो उसके ऊपर तो कितना नीचे की तरफ बेंड होगी, उसका ये फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो नीचे की तरफ कितना बेंड हो रही है, उसके ऊपर अगर हम वेट अप्लाई करते हैं तो ये स्मॉल, ये डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा इज अ जितना वो नीचे की तरफ बेंड की है वेट डालने के बाद, तो ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ का क्यूब, जितनी भी लेंथ होगी उसका क्यूब, डिवाइड बाय 4, वाई फॉर यंग्स मॉडुलस, बी ब्रेड्थ ऑफ द बीम एंड डी इज द थिकनेस। तो ये बेटा आपने फार्मूला याद करना है, इसको डेराइव नहीं करेंगे हम यहाँ पर, तो इसको अपने सिर्फ याद करके रखना है कि कितनी डिप्रेशन है। डेट डिपेंड्स ऑन वेट के ऊपर तो डिपेंड करेगी, लेंथ और ब्रेड्थ और थिकनेस के ऊपर तो डिपेंड कर ही रही है। इसके अलावा यंग्स मॉडुलस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कोई जो आपके पास ब्रिज है तो वो नीचे की तरफ कितना, या फिर आपके पास बीम है तो वो नीचे की तरफ कितना झुकेगा अगर उसके ऊपर वेट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ द सेम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक पाइप है और एक आपके पास सॉलिड जैसे सरिया होता है पूरा भरा हुआ, तो पाइप और सरिये में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, पर कंडीशन क्या रखी है, दोनों एक सेम मटेरियल के बने हो और दोनों का जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो सेम हो। यानी कि आप कह सकते हो कि आपके पास 1 किलो अगर आपके पास सरिये का पीस है और 1 किलो ही आपके पास पाइप का पीस है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो यहाँ बेटा आपने ये याद रखना है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट ट्विस्ट इन द सॉलिड शाफ्ट। तो टॉर्क जो चाहिए उसको, टॉर्क क्या होती है, रोटेशनल फोर्स जो कि इस बार को या जो आपके पास सॉलिड बार है उसको ट्विस्ट करने के लिए चाहिए, विच इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 डिवाइड बाय 12। आर क्या यहाँ पर ईटा क्या चीज़ है आपके पास,
इट इज़ अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो कितना ट्विस्ट हो सकती है, डेट डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रेडियस की पावर 4 डिवाइड बाय 2L, L इज द लेंथ ऑफ द बार। अब हम बात करेंगे आपके पास हॉलो शेफ्ट। हॉलो शेफ्ट का मतलब हो गया एक पाइप की तरह हो गया। अब पाइप में आपके पास एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, और जो थिकनेस ऑफ द पाइप होगी वो डेट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। अब इस केस में हम यहाँ पर टॉर्क की जगह क्या यूज करेंगे, टॉ डैश, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो टॉ डैश इज इक्वल टू पाई ईटा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। तो ये पावर R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर माइनस 4 क्यों यूज किया, बिकॉज R1 जो है वो बीच का खाली हिस्सा, अगर आप इस तरह से कह सकते हो, तो ये पाइप है आपके पास, तो ये छोटा पोर्शन जो है वो आपके पास R1 है, जो और बड़े वाला पोर्शन जो है वो R2 है। तो बीच वाला हिस्सा जो क्योंकि खाली है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2L को। हम मान लेते हैं कि दोनों मटेरियल्स जो बार और हॉलो शेफ्ट और सॉलिड शेफ्ट है, दोनों की लेंथ सेम है। अब इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, इनकी रेशो ले लेते हैं, टॉ डैश डिवाइड बाय टॉ। तो पाई ईटा और एल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 डिवाइड बाय R की पावर 4। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पावर 4 है तो यहाँ पर स्क्वेयर यूज कर रहे हैं हम। तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन बन गया। अब थोड़ा सा और यहाँ पर इसको आगे चेंज करेंगे, वो किसके बराबर है कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, मटेरियल का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है। वॉल्यूम सॉलिड शाफ्ट का या फिर सॉलिड बार का पाई R स्क्वेयर L, क्योंकि सिलेंड्रिकल होती है बार, और क्योंकि दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हॉलो शाफ्ट, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो उसका क्या रहेगा, पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वेयर विच इज इक्वल टू R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास टॉ डैश डिवाइड बाय टॉ किसके बराबर हो जाएगा, R2 स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर डिवाइड बाय R स्क्वेयर। अब यहाँ से क्लियर है कि आपका R2 स्क्वेयर प्लस R1 स्क्वेयर किसी भी कंडीशन में R स्क्वेयर से ज़्यादा ही होगा। तो ऊपर वाली टर्म ज़्यादा है, नीचे वाली टर्म कम है, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। डेट्स वाई कि टॉ डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन टॉ। तो जो हॉलो शेफ्ट है उसको ट्विस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आपका जो उसको हम सॉलिड मान, हॉलो शाफ्ट को हम सॉलिड मानेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी हॉलो शाफ्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये बड़ा डेफिनेशन ही आपने करनी है, ये है क्या चीज़ को समझ लो। दिस डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स आप रिमूव कर देते हो तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने में जितना टाइम लगता है that is called elastic after effect. The delay in regaining the original state by the body after the removal of the deforming force is called elastic after effect. Then elastic fatigue क्या चीज होती है? Elastic fatigue is defined as a loss in the strength of the material caused due to a repeated alternating strain to which the material is subjected. तो अल्टरनेटली अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाते जाते हो, इसका अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेस लगाई फिर बंद कर दी, फिर लगा दी, फिर बंद कर दी, तो इस तरह से अगर आप उसकी स्ट्रेस को चेंज करते रहते हो तो उस मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अगेन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द रिपीटेड अल्टरनेट
strain in which the material is subjected. ओके, अब लास्ट आपका टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हैमरिंग एंड रोलिंग। किसी चीज़ के ऊपर आप हैमरिंग करते रहते हो, धीरे धीरे से उसके ऊपर हैमर मारते रहते हो, तो उस वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्लास्टिक, यानी कि उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती हैं अगर आप उसको अनील करते हो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्रिस्टल ग्रेन्स, हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मटेरियल जो है इम्प्योर है, उसके अंदर किसी न किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी। देन उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन मोस्ट केसेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल कॉजेज डिक्रीज इन इलास्टिसिटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी इलास्टिसिटी कम होती है। तो एक बटा मैंने टॉपिक आपको बोला था कि ये आगे वाला हमने टॉपिक करने के बाद करेंगे एप्लीकेशन, तो वो वाली एप्लीकेशन अभी हम करते हैं। तो ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम यूज करते हैं जो हम पीछे हमने अभी पढ़ा, इसके बाद इलास्टिक फटीग। तो वो वाला जो है कॉज यहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ब्रिजेस के ऊपर जब भी गाड़ियां चलती हैं तो वो धीरे से पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होगा, तो उस तरह से जब गाड़ी हट जाएगी, उसके ऊपर से लोड हट जाएगा, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। तो इस तरह से वो ब्रिज जो है ऊपर और नीचे जो है वो मूव करता जाता है, यानी कि अल्टरनेट स्ट्रेन लगती रहती है उसके ऊपर। कभी उसके ऊपर आप वजन डाल दिया, कभी उसका वजन हट गया, कभी वजन डाल दिया, तो इसी वजह से जो है उसके अंदर इलास्टिक फटीग आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, और स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। तो बेटा ये एप्लीकेशंस और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने आज की हैं। इसके साथ ही ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप लर्न करो अच्छी तरह से, अपनी कॉपीज के ऊपर भी नोट करो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी हो तो फिर आप मुझसे बात कर लेना।